चलें, आज का टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउन। इससे पहले हमने 5 तरह के प्रोनाउंस पढ़े हैं, राइट। तो आज हम इसको लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउन नंबर 6 के ऊपर। रिलेटिव प्रोनाउंस की एग्जांपल्स क्या हैं? हु, हुम, हुज, विच और दैट। ये 5 तरह के प्रोनाउंस रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं, जिसमें हु सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, हुम ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, हुज पोजेशन शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और विच जो है थिंग्स के लिए यूज किया जाता है, और दैट दोनों सूरतों में इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पीपल एंड थिंग्स के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है दैट। लेकिन दैट के स्पेशल यूजेस भी हैं जो हम बाद में, ठीक है, जब मैं रूल्स की बात करूंगा प्रोनाउंस में, तब हम दैट को भी पढ़ेंगे। फिलहाल आपने ये एग्जांपल्स याद रखनी है कि 5 तरह के प्रोनाउंस रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है? ये जोड़ने का काम करता है, ये क्लॉजेस को कंबाइन करता है, जोड़ता है, कनेक्ट करता है। और सबसे पहले इट इंट्रोड्यूसेस अ रिलेटिव क्लॉज। जिस क्लॉज में रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है उसी को रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। क्लॉज समझ में आया क्या होता है? क्लॉज, क्लॉज क्या होता है? हाँ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, राइट, समझ आए? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव इट्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि देखो जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, यानी वो क्लॉज होती है मेन क्लॉज उसे कहते हैं। मेन क्लॉज जो होती है कंप्लीट होती है, तो उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? वर्ब होता है ना, वर्ब। व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में जो भी बताया जाए, जो भी काम कर रहा है, उसी को प्रेडिकेट कहते हैं। क्लियर? तो सब्जेक्ट और वर्ब जिस सेंटेंस में होता है उसे क्लॉज कहते हैं। दूसरा, और कुछ ऐसी भी क्लॉजेस है जहां पर पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, सब्जेक्ट वर्ब पूरा नहीं भी होता है, तो उसे भी क्लॉज ही कहेंगे। यानी क्लॉज दो मीनिंग है, क्लॉजेस 2 तरह की होती हैं, ठीक है। एक कंप्लीट यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसे मेन क्लॉज भी कहते हैं, और दूसरी डिपेंडेंट क्लॉज, जिसे सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज में वो मीनिंगफुल नहीं होती है, वो अधूरी होती है, उसमें इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होती। इसीलिए क्लॉज, मैंने क्या कहा कि क्लॉज जो है उसमें मीनिंग कंप्लीट भी हो सकता है, अ क्लॉज कैन बी अ मीनिंगफुल और इट कैन नॉट बी अ मीनिंगफुल। बट फ्रेज जो होता है, फ्रेज हमेशा वो मीनिंगफुल नहीं होता है। फ्रेज में कभी भी पूरा मीनिंग नहीं निकलता। फ्रेज का मीनिंग तब पूरा निकलता है जब हम फ्रेज को सेंटेंस में यूज करेंगे, उसको सब्जेक्ट देंगे, उसको वर्ब देंगे और ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। फ्रेज मीन्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। बट क्लॉज थोड़ा डिफरेंट है, राइट। और इसके ऊपर मैंने पहला वीडियो भी बनाया है, ठीक है। क्लॉज और फ्रेज के ऊपर एक वीडियो है, आप वो देख लें तो वहां से और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। नाउ लेट्स कम टू रिलेटिव प्रोनाउन। क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन इंट्रोड्यूसेस अ रिलेटिव क्लॉज एंड कनेक्ट्स इट विद द मेन क्लॉज। ठीक है, ये रिलेटिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस करता है, समझ आई बात? यानी बनाता है रिलेटिव क्लॉज को, और उस रिलेटिव क्लॉज को मेन क्लॉज के साथ जोड़ता है। अब देखो, द गर्ल हु वन द प्राइज इज माई सिस्टर। द गर्ल हु वन द प्राइज, अब यहां से लेकर हु वन द प्राइज इज माई सिस्टर, ये यहां से यहां तक पूरी क्लॉज हो गई, ठीक है। हु वन द प्राइज, ठीक है, यहां इतना इसको रख लीजिए, हु वन द प्राइज, जिसने इनाम जीता। ये कौन सी क्लॉज हो गई? इसी को रिलेटिव क्लॉज कहेंगे ना, हु वन द प्राइज, ठीक है। द गर्ल, अब देखो इसको मैं तोड़ के लिखता हूं, पहले हुम की बात करते हैं, उसके बाद इसको ब्रेक करके देते हैं, तब आपको समझ आएगी। द गर्ल हुम आई टॉट इज माई कजिन, कि वो लड़की जिसे मैंने पढ़ाया मेरी कजिन है, मेरी कजिन है। हुम आई टॉट, अब यहां देखो ऊपर हु यूज किया, यहां पर हुम इस्तेमाल किया। समझ में आ रहा है कि हु कहां यूज करना है और हुम कहां पे यूज करेंगे, ठीक है। द गर्ल हुम आई टॉट, यहां सब्जेक्ट आई है, तो यहां सब्जेक्ट के लिए हुम नहीं, हाँ यहां एक्चुअली ये गर्ल जो है जिसकी हम बात करते हैं, ये ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। और जो ऑब्जेक्ट जो आपका मौजू हो, उसकी जब आप बात करें तो तब हम हुम का इस्तेमाल करेंगे। हु का मतलब जो, और हुम का मतलब जिसे। उर्दू में भी हम कहते हैं ना कि जिसे, ठीक है। वो घर जिसे मैंने खरीदा, द हाउस, ठीक है, विच आई। अब विच के लिए ऑब्जेक्ट फॉर्म अगर लगाना हो तो विच का मतलब इस तरीके से होम जैसे होता है उस तरीके से, तो ऑफ विच का यूज करेंगे। तो विच के स्थान पर ऑफ विच का भी यूज किया जाता है, लेकिन जनरली थिंग्स के लिए आप विच ही यूज करेंगे। द गर्ल होम आई टॉट इज माई कजिन, ये दूसरा एग्जाम्पल है, ये समझाने के लिए कि हु और होम का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, दोनों सेंटेंसेस, ठीक है, राइट। अब रिलेटिव प्रोनाउन का यूज क्यों होता है, क्यों यूज किया हमने,
यही सेंटेंस को हम ब्रेक करेंगे, द गर्ल हु वन द प्राइज इज माई सिस्टर. फॉर एग्जाम्पल आई विल ब्रेक दिस सेंटेंस इनटू टू. द गर्ल इज माई सिस्टर. ठीक है, द गर्ल इज माई सिस्टर, राइट. अब उसने क्या जीता? प्राइज जीता. हु वन द प्राइज. पहला वाला सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? द गर्ल इज माई सिस्टर. पूरा मीनिंगफुल है. द गर्ल इज द सब्जेक्ट, यहां पे हेल्पिंग वर्ब है और ऑब्जेक्ट यूज किया गया है. माई सिस्टर, माई यहां पर एडजेक्टिव है. ठीक है, पूरा मीनिंगफुल है, बात समझ में आता है, कुछ अधूरा नहीं है. दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, यानी ये पहला जुमला, इसको हम मेन क्लॉज कहेंगे. क्या कहेंगे? ये मेन क्लॉज है. दूसरा बताइए, हु वन द प्राइज, जिसने इनाम जीता. जिसने इनाम जीता, अगर मैं इतना ही कहूं तो आपको कुछ समझ में आएगा? यानी इसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जोड़नी पड़ेगी. वो एडिशनल इंफॉर्मेशन किसके पास है? मेन क्लॉज के पास है. और जब ये इसके साथ जुड़ेगा तभी मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा. क्लियर? तो इसीलिए यूज किया जाता है रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि यही इंट्रोड्यूस करता है रिलेटिव क्लॉज को. हु वन द प्राइज. अब देखो, इन दो सेंटेंसेस को, इन दो क्लॉजेस को, क्लॉजेस हैं, इन दो क्लॉजेस को मैंने एक ही सेंटेंस में यूज किया है, तो पूरा एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया. पूरी बात समझ में आ गई. द गर्ल हु वन द प्राइज इज माई सिस्टर. इसको भी शामिल किया, इस बात को भी शामिल किया, दोनों बातें एक ही जुमले में पेश की. तो ये काम होता है रिलेटिव प्रोनाउंस का, कि ये क्या करता है? क्लॉजेस को जोड़ता है. जिस तरीके से कंजंक्शंस यूज की जाती है ना सब्जेक्ट्स को जोड़ने के लिए, रिलेटिव प्रोनाउन यहां पर क्लॉजेस को जोड़ता है. बात समझ आई? और उन क्लॉजेस को क्या कहते हैं? तो इस क्लॉज को क्या नाम देंगे? इसको रिलेटिव क्लॉज कहेंगे. क्या कहेंगे? रिलेटिव क्लॉज. इस क्लॉज को रिलेटिव क्लॉज. रिलेटिव क्लॉज असल में क्या है? क्लॉज में दो पार्ट्स होते हैं. एक होती है मेन क्लॉज, जिसे आप प्रिंसिपल क्लॉज भी कह सकते हैं. प्रिंसिपल, समझ आई? यानी बड़ी क्लॉज जो मीनिंगफुल है. और दूसरा रिलेटिव क्लॉज होता है, इसे सबऑर्डिनेट कहेंगे. सबऑर्डिनेट का मतलब जो इनकम्प्लीट होती है. सबऑर्डिनेट का वैसे मतलब होता है जूनियर, लेसर इन रैंक, ओहदे में नीचे. ठीक है, ओहदे में नीचे हो तो सबऑर्डिनेट इसे क्लॉज कहेंगे. अलग अलग नाम दिए जाते हैं इन क्लॉजेस को. मेन क्लॉज को हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं. मेन क्लॉज को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं. इसी तरीके से रिलेटिव क्लॉज यहां पर है, एक नाम है, बट ये बेसिकली सबऑर्डिनेट क्लॉज है. सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज भी आप कह सकते हैं. बात समझ आई? सबऑर्डिनेट कहो या डिपेंडेंट कहो. तो इस तरीके से हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं. राइट? समझ आई? इसी तरीके से आप whom का इस्तेमाल कर सकते हैं, whose का इस्तेमाल कर सकते हैं, which का यूज किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, द हाउस विच आई बॉट, कि ठीक है, घर जो मैंने खरीदा. ठीक है, जो घर मैंने खरीदा. द हाउस विच आई बॉट. ठीक है, द हाउस विच आई बॉट बिलोंग्स टू माई अंकल. राइट? वो मेरे चाचा का घर था जिसे मैंने खरीदा. सेंटेंस ठीक है. अब हाउस है, हाउस क्या है? थिंग है, ऑब्जेक्ट है. वस्तुओं के लिए विच का यूज किया जाएगा. तो आप ऐसी जगहों पे विच यूज करेंगे. द हाउस और नाउन के बाद ही यूज किया जाएगा विच. तो यहां हु इस्तेमाल नहीं, बिकॉज हु वी यूज हु फॉर पीपल. व्यक्तियों के लिए हु का इस्तेमाल किया जाएगा, वस्तुओं के लिए आप विच का यूज करेंगे, यानी चीजों के साथ विच यूज करेंगे. और पीपल के साथ हु, whom और whose. पोजेसिव केस तो पीपल के ही बनाते हैं, तो ये तीनों जो है ये पीपल के लिए यूज किया जाएगा. पीपल मतलब मनुष्यों के लिए, लोगों के लिए. हु, whom और whose, तीनों केसेस अलग अलग है. पहला वाला सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है, सब्जेक्ट की सेंस में. दूसरा ऑब्जेक्ट की सेंस में, ऑब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से. और तीसरा पोजेसिव यानी पोजेशन बताने के लिए यूज किया जाएगा. क्लियर? आई होप द आइडिया इज क्लियर. इस तरीके से रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में यूज किए जाते हैं. आप प्रैक्टिस करिएगा और सेंटेंस लिखने की. पहले आप सोचिए, ट्रांसलेट करिए और इसमें लिखिए. यू कैन मेक, बट यू हैव टू थिंक. जब सोचेंगे तभी हो पाएगा. सिर्फ इतना पढ़ लिया और छोड़ दिया वो सफिशिएंट नहीं है. नाउ ठीक है, आपने क्या करना है, और ऐसे सेंटेंस, जैसे मैंने 2-3 सेंटेंस लिखे, आप ऐसे और ये पता है कि हु कहां यूज करना है, whom कैसे यूज करना है, और ट्राई करना है सेंटेंसेस लिखने की. आफ्टर रिलेटिव प्रोनाउंस, इसके बाद हम दूसरा प्रोनाउन देखेंगे.
रिलेटिव प्रोनाउन के बाद अब आती है बारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस की। इसके बाद कौन सा प्रोनाउन पढ़ेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या काम करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रोनाउंस होते हैं वो क्या करते हैं? वो चीजों की बात करते हैं अलग अलग, ठीक है, पीपल और थिंग्स के बारे में ही बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस भी पीपल एंड थिंग्स के लिए यूज किए जाएंगे, बट वी टॉक अबाउट दोज पीपल एंड थिंग्स इंडिविजुअली, नॉट कलेक्टिवली, कि हम उनकी बात क्या करते हैं? इंडिविजुअली करते हैं, कलेक्टिवली ने एक एक की बात करेंगे। नंबर 7 एंड द 7th वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वर्ड खुद ही बता रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड क्या खुद बता रहा है? डिस्ट्रीब्यूट करना क्या होता है? बांटना। जब हम काम या चीजों को अलग अलग करके बांटेंगे, एक एक करके बात करेंगे, तभी इन वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है और वो कहलाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या है? ईच, राइट, ईदर एंड नीदर। आइदर और नाइदर भी आप पढ़ सकते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में, अमेरिकन इंग्लिश में ईदर और नीदर, बोथ प्रोनाउंसिएशंस यू कैन यूज। ईच, ईदर एंड नीदर, ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस दे रेफर टू मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप। किसी भी ग्रुप के मेंबर्स के बारे में बात करते हैं इंडिविजुअली, अलग अलग करके बात करते हैं। दे रेफर टू मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप इंडिविजुअली, नॉट कलेक्टिवली। ये यकसा बात करने के लिए यूज नहीं किया जाता, ठीक है, मतलब एक एक को शामिल किया जाता है। ईच, ईदर और नीदर, यही वर्ड्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं और ये ट्रीट किए जाते हैं सिंगुलर, और ये हमेशा दो के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। फॉर वी यूज ईच, ईदर एंड नीदर फॉर टू पीपल, राइट, दो लोगों के लिए, या चीजों के लिए भी यूज कर सकते हैं, पीपल और थिंग्स। फॉर टू, नॉट मोर देन टू, दो से ज्यादा नहीं होने चाहिए। सो दो तक सीमित होगी तादाद नाउन की, वहां ईच, ईदर और नीदर का इस्तेमाल किया जाएगा। ईच का मतलब हर एक, ईदर का मतलब हर दो, या तो दो में से एक, ईदर का मतलब दो में से कोई एक, और नीदर दो में से कोई नहीं, ये इनका मतलब है। और बात तो दो ही की हो रही है ना, दो से ज्यादा के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते। इसीलिए ये जब भी एज प्रोनाउंस यूज किए जाते हैं, वी ट्रीट देम एज सिंगुलर। याद रखना इनको हमेशा, हम इसमें बहुत से स्टूडेंट गलती कर देते हैं, ठीक है, सिंगुलर वर्ब यूज करना है, प्लूरल वर्ब इस्तेमाल कर देते हैं, जो हमसे गलती होती है। ईच, ईदर और नीदर क्या ट्रीट किए जाते हैं? सिंगुलर होते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है बिकॉज इसमें हम लोगों की इंडिविजुअली बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं, वन बाय वन बात करते हैं, ठीक है, कलेक्टिवली बात नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, नीदर ऑफ द आंसर्स, पहले या ईच से स्टार्ट करते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स डैश qualified the examination, right? Each of the students dash qualified the exam. अब मुझे बताओ has और have में से क्या यूज करेंगे? have। अब तक मैंने कहा कि ये सिंगुलर होते हैं, और अगर सिंगुलर हैं तो has यूज होगा, have यूज नहीं होगा। आप देख रहे हो कि इधर स्टूडेंट्स हैं तो प्लूरल है तो have लगाएंगे, यही तो गलती हो गई आपसे। नहीं, each of the students, क्योंकि ईच किसके लिए यूज किया जा रहा है? एक एक के लिए, सिंगुलर है ना, तो स्टूडेंट्स हैं कि बहुतों में से एक एक की बात हो रही है, तो बहुतों को मत देखो, पीछे देखो सब्जेक्ट क्या है। यहाँ सब ये प्रोनाउन है, ये इसको क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और जब ये सब्जेक्ट है तो इधर क्यों देख रहे हो आप? इसको नहीं देखना, इसमें क्या आएगा? हैज आएगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगा, हैव यूज नहीं। इज एम आर में से क्या यूज होगा? इज होगा, सिंगुलर, ठीक है। इंडेफिनिट प्रोनाउंस, ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या काम करते हैं? हम इंडेफिनिट प्रोनाउंस को किसी स्पेसिफिक चीज या किसी स्पेसिफिक
पर्सन के लिए यूज नहीं करते। इनडेफिनिट प्रोनाउन नॉन स्पेसिफिक पीपल एंड नॉन स्पेसिफिक थिंग्स के लिए यूज किए जाते हैं। ये एग्जाम्पल से ही आपको समझ में आएंगे। क्लियर? सो इनडेफिनिट प्रोनाउंस दे रेफर टू नॉन स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स। नॉन स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स। अब स्पेसिफिक पहले पता होना चाहिए वो स्पेसिफिक क्या है। जैसे मैं यूज करता हूं प्रोनाउंस आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ये क्या है? ये मखसूस है ना, खास चीजों के लिए यूज किए जाएंगे। ठीक है? किसी नाम के बजाय इस्तेमाल, किसी लड़की का नाम होगा जैसे आफरीन फॉर एग्जाम्पल, अब आफरीन के बजाय क्या यूज करेंगे? शी का इस्तेमाल। बट यू नो कि ये शी किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, स्पेसिफिक हो गया ना। तो स्पेसिफिक यानी खास चीजों के लिए या खास लोगों के लिए जो प्रोनाउंस इस्तेमाल किए जाते हैं वो डेफिनिट हैं, यानी पर्सनल प्रोनाउंस जो हैं वो डेफिनिट हैं। इसके अलावा और भी ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो इनडेफिनिट होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? इनडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता वो कौन है। जैसे मैं कहूंगा किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया, समवन स्टोल माय पर्स, राइट? समझ आई? आपका पर्स आप लेके चल रही थी लेकिन चोर ने चुरा लिया, आप उसको जानती नहीं है, यू डोंट नो कहां रहता है, नहीं पता, तो क्या यूज करेंगे? ही बोलेंगे? नहीं, समवन। तब जाके इंडेफिनिट प्रोनाउंस का इस्तेमाल किया जाएगा जहां आपको जानकारी नहीं होगी। वो क्योंकि स्पेसिफिक पीपल नहीं है, वो कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं है, या कोई स्पेसिफिक चीज भी नहीं है। या किसने काटा, अब ये नहीं पता कि सांप ने काटा, बिच्छू ने काटा, मधुमक्खी ने काटा, चूहे ने काटा, यू डोंट नो, तो समथिंग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है? समथिंग, हाँ, किसी चीज ने। समझ आई? तो समवन पर्सन के लिए, समथिंग थिंग्स के लिए यूज करें, यही कहलाते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या है? जैसे समवन, ठीक है, समवन, एनीवन, नो वन या फिर नन। ठीक है? इंडेफिनिट। इसी तरीके से समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, नथिंग। ठीक है? या फिर इसके अलावा वी हैव 1 मिनट, फ्यू, मैनी, राइट? फ्यू, मैनी या सेवरल, SEVERAL, सेवरल। इसी तरीके से सम, SOME, सम और मच। लेकिन ये वाले जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं ये यूज किए जाएंगे, फ्यू, मैनी और सेवरल, वी यूज देम फॉर काउंटेबल नाउन। ये काउंटेबल नाउन के साथ जिनकी तादाद होती है तो उनके लिए काउंटेबल नाउन क्योंकि गिने जाते हैं तो फ्यू, मैनी और सेवरल का यूज किया जाएगा। बात समझ आई? काउंटेबल के लिए फ्यू, मैनी और सेवरल यूज करेंगे, और अनकाउंटेबल के लिए सम और मच का इस्तेमाल किया जाएगा। अनकाउंटेबल, ये कौन से इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउंस भी यूज होते हैं। सो अनकाउंटेबल नाउन के लिए सम और मच आपने यूज करना है। जिस चीज की क्या हो? मिकदार हो, मिकदार, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी तो अनकाउंटेबल की होगी ना। सो अनकाउंटेबल में कौन कौन से नाउन आते हैं? मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। यानी मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए आप सम और मच। कई बार सम जो है काउंटेबल के लिए भी यूज किया जाता है, यूज काउंटेबल में भी यूज किया जा सकता है, बट सम अनकाउंटेबल के लिए भी यूज किया जाता है। आप पड़ोसी से चीनी मांगने जाओगे, आपकी चीनी खत्म हो गई, चाय बना रहे थे, सो प्लीज गिव मी सम शुगर, सम का ही इस्तेमाल करेंगे। तो इसका मतलब अनकाउंटेबल के लिए भी यूज किया जाता है, राइट? समझ आई बात? तो फ्यू तो नहीं यूज करेंगे क्योंकि चीनी तो गिनी नहीं जाती, वजन किया जाता है, उसकी मिकदार होती है। तो इस तरीके से ये जितने भी प्रोनाउंस हैं ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। इसी तरीके से सेवरल है या फिर ऑल भी है, ALL, ऑल। ऑल भी किसके लिए यूज किया जाता है? काउंटेबल के लिए, सभी, ऑल पीपल। ठीक है? ऑल पीपल आर इनवाइटेड टू द पार्टी। सो ऑल, फ्यू, मैनी, सेवरल काउंटेबल के लिए यूज करेंगे। ठीक है? सम, मच अनकाउंटेबल के लिए यूज करेंगे। तो इसी तरीके से वन भी एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, जनरल स्टेटमेंट्स में यूज किया जाता है वन। जैसे वन शुड डू वंस ड्यूटी, वन का मतलब प्रत्येक होता है, हर एक नागरिक को अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को। मतलब ये ऐसी बातों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो सब पर लागू होती है। तो ऐसी बात जो विच अप्लाइज टू ऑल, वहां जनरलाइजेशन क्रिएट की जाती है, और जनरलाइजेशन के लिए कौन सा प्रोनाउन? वन।
ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज मिस्टेक्स, तो वन का मतलब कोई, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति के लिए यूज किया जाएगा, हर एक शख्स के लिए, पर्सन के लिए। वन भी एक कलेक्ट, और वन के लिए वन सेल्फ यूज किया जाता है। वन से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा यूज किया जाता है? वन सेल्फ यूज किया जाएगा। और इसी कैटेगरी में, क्योंकि ये ब्रॉड टर्म है, इसी कैटेगरी में ईच, ईदर और नीदर भी रखे जा सकते हैं। ऑल दो ये तीनों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस भी हैं, ये तीन डिस्ट्रीब्यूटिव भी हैं, लेकिन क्या ये किसी खास स्टूडेंट के लिए यूज होते हैं, किसी खास शख्स? नहीं, ये भी तो खास के लिए यूज नहीं होते हैं, ये भी इंडेफिनिट ही हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव भी हैं। ये एक एक करके बात, इसके दो फंक्शन है ना, अब ये दो दो काम कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम कर रहे हैं। वी टॉक अबाउट, ठीक है, द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप इंडिविजुअली, और दूसरा अगर इंडेफिनिट देखा जाए कि समथिंग विच इज नॉट स्पेसिफिक, समथिंग विच इज नॉट नोन, तो वो नॉन स्पेसिफिक हो गया, नॉन स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स। तो नॉन स्पेसिफिक एंटिटीज के लिए ये जितनी भी सारी एग्जांपल्स लिखी ये सब आपको याद होनी चाहिए। आसान है, कुछ वर्ड्स में आपने वन वन लगाना है, सम वन, एनी वन, नो वन, नन। कुछ वर्ड्स में थिंग थिंग लगाना है, और कुछ वर्ड्स में बडी बडी भी लगता है, सम बडी, नो बडी, एनी बडी। तो अब सम वन, ठीक है, सम वन थोड़ा फॉर्मल है, सम बडी इनफॉर्मल है। बात समझ आई? सम बडी इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में यूज किया जाता है। सर आ गई क्या? नहीं, ओके मैम, अच्छा ओके स्टूडेंट्स, मैं मैम कह रहा हूं। सो दिस इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये सारी एग्जांपल्स आपको, ठीक है, समझ में आनी चाहिए। इजी है ना, कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ कंसेप्ट को समझना है आपको। इंडेफिनिट प्रोनाउन अगर समझ में आए क्या होता है, कहां यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल समवन, एग्जाम्पल एक लिख लो, समवन पिक्ड माई, राइट, समवन पिक्ड माई पॉकेट, है ना। और जो जेब कुतरा होता है उसे क्या कहते हैं? जेब कतरे को क्या कहते हैं? पिक पॉकेट ही कहते हैं। समवन पिक्ड माई पॉकेट येस्टरडे, कि कल किसी ने मेरी जेब काट दी। समवन पिक्ड माई पॉकेट, तो समवन की जगह समबडी का भी यूज कर सकते हो, राइट। नो वन का भी यूज कर सकते हो, नो बडी का भी यूज कर सकते हो, मच, फ्यू, मेनी, या फिर इसी तरीके से अ फ्यू, द फ्यू भी हो जाए, लेकिन वो अलग से पढ़ेंगे। अ फ्यू स्टूडेंट्स, अ फ्यू स्टूडेंट्स। अब अ फ्यू स्टूडेंट्स कौन है, क्या है, ये नहीं पता, इंडेफिनिट है, तो अ फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। अ फ्यू स्टूडेंट्स joined my class, a few students joined my class yesterday या today, कोई भी आप adverb of time इसमें आप जोड़ सकते हो। तो इस तरीके से someone, few, many, much, somebody, anybody, nobody, none, all वर्ड्स का यूज किया जाता है सेंटेंसेस में। और ये वर्ड्स सेंटेंसेस में क्या हम इन्हीं वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं ना। सो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स यही वर्ड हैं। सबसे पहले हमें इन वर्ड्स के बारे में जानना है, सीखना है। नाउन क्या होता है, कितने तरह के नाउन्स होते हैं, और नाउन के रूल्स समझने हैं, किस वर्ड को कैसे यूज करना है, कौन सा नाउन सिंगुलर, कौन सा नाउन प्लूरल, वो तो आप पढ़ के याद रखना है ना, तो याद होता है। इसी तरीके से आज हमने प्रोनाउन पढ़ा, उसके बाद प्रोनाउन के बारे में कि दीज आर द एग्जांपल्स, और ये सेंटेंसेस है, इसको ऐसे यूज करने। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, दिस ब्रिंग्स मी टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय टॉक। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल टाइम। अब यहां से जाने के बाद सेंटेंसेस लिखने की कोशिश करना, ठीक है। टाइम भी हो चुका है, तो क्लास खत्म यहीं पे करते हैं। बाकी के जो बचे हुए हैं उन्हें हम कल कवर करते हैं। चलें, ठीक है, हम प्रोनाउन को कंटिन्यू करते हैं, जहां हमने छोड़ा था उससे आगे बढ़ते हैं। कितने तरह के प्रोनाउंस पढ़े? 8 टाइप्स के। सो टुडे वी शैल टेक अप द 9th वन, ठीक है। 9th एंड 10th 10 किस्म के प्रोनाउंस, आपको इन्हें अच्छे से समझना है, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन से लेकर जो आखिरी 10वां होगा, सबको समझना है। जब आप इन वर्ड्स की समझ होगी तभी आप इनका इस्तेमाल कर पाएंगे। और ये वर्ड्स हमारे सेंटेंसेस में, हमारे कम्युनिकेशन में बहुत यूज़ होते हैं, और सही तरीके से इनका इस्तेमाल करना हमें आना चाहिए, ठीक है। तो आज हम देखते हैं 9th वन इज रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, राइट। व्हाट आर रेसिप्रोकल प्रोनाउंस? ये कौन से प्रोनाउंस हैं? दीज आर द प्रोनाउंस विच शो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। ये क्या शो करते हैं? ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, या म्यूचुअल एक्शन को शो करते हैं। क्या बताते हैं? म्यूचुअल एक्शन।
ठीक है, जैसे मैं आपकी कोई मदद करूंगा तो बदले में आप भी मेरी हेल्प करेंगे। दिस इज रेसिप्रोकल रिलेशनशिप इसको कहते हैं। ठीक है, कि मैं हेल्प करूंगा, आप भी बदले में हेल्प करेंगे। आई विल थैंक यू, आप भी मुझे थैंक करेंगे। बट ये वो वर्ड्स नहीं है जो मैं कह रहा हूं, मैं समझा रहा हूं कि रेसिप्रोकल क्या होता है। व्हाट डज रेसिप्रोकेट मीन, समझ आई? रेसिप्रोकेट करना होता है वापस देना, वापस देना। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होते हैं, ये क्या वापस देते हैं? ठीक है, तो ये वो वर्ड्स हैं जैसे ईच अदर है, और ये क्या एक्सप्रेस करते हैं? म्यूचुअल एक्शन, या इसको हम रेसिप्रोकल रिलेशनशिप भी कहेंगे। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, म्यूचुअल कहो या रेसिप्रोकल कहो, म्यूचुअल एक्शन भी कह सकते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। एंड द वर्ड्स दैट वी यूज्ड फॉर रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आर, इसमें कौन से वर्ड हैं? जैसे ईच अदर, ये यूज किया जाता है, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है ईच अदर। और दूसरा वन एनदर, राइट, वन एनदर। ठीक है, ईच अदर एंड वन एनदर। ठीक है, ये दो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं जो हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं। अब ईच अदर जो है ये दो के लिए आपने यूज करना है, नॉट मोर देन टू। दो लोगों के बीच, दो व्यक्तियों के बीच में अगर बात हो तो ईच अदर का यूज करेंगे, और दो से ज्यादा के लिए मोर देन टू, यानी 3, 4, 5, हजार, लाखों, करोड़ों, हम जनरलाइज बातें करते हैं, उसमें वन एनदर का यूज किया जाएगा। ईच अदर सिर्फ दो के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, दे रेस्पेक्ट ईच अदर, दे रेस्पेक्ट ईच अदर। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट टू पर्सन्स, इसलिए ठीक है, क्योंकि दे है तो बहुतों के लिए यूज नहीं किया जाता, दो के लिए अगर आप बात कर रहे हैं तो ईच अदर। द टू ब्रदर्स रेस्पेक्ट ईच अदर, फॉर एग्जाम्पल द टू ब्रदर्स। तो नंबर अगर आपने लगाना है तो दो से ज्यादा आप एडजेक्टिव का इस्तेमाल नहीं करेंगे, टू, बिकॉज ईच अदर सिर्फ दो के लिए यूज किया जाता है। द टू ब्रदर्स रेस्पेक्ट ईच अदर, रेस्पेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को, यानी एक भाई अगर दूसरे भाई की इज्जत करता है तो बदले में वो भी उसकी इज्जत करता है, इसी को रेसिप्रोकल रिलेशनशिप कहते हैं। तो इस तरह के मामलों में ये वाले वर्ड्स यूज किए जाते हैं। ईच अदर दो के लिए, ठीक है, मींस दो से ज्यादा के लिए इसका यूज नहीं किया जाएगा। और वन एंड अदर दो से ज्यादा के लिए यूज किया जाएगा। जैसे पीपल है तो पीपल में तो बहुत से लोग शामिल हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएगा, मोर देन टू ही ऑब्वियसली। people should not fight with each other या one another, obviously one another का ही यूज करेंगे कि एक दूसरे से नहीं लड़ना चाहिए, लोगों को एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहिए। इवन आप, ठीक है, यहाँ बहुत सी चीजें यूज कर सकते हैं, पीपल है, स्टूडेंट्स हैं, कोई भी नाउन किस तरीके से। लेकिन जब आपके माइंड में है कि मैं दो से ज्यादा के बारे में बात कर रहा हूं तो वन अनदर का ही यूज करेंगे। अगर मैं इंडियंस कहूं, इंडियंस शुड रेस्पेक्ट ईच अदर या वन अनदर, राइट, समझ आए? ऑल भी लगा सकते हैं, ऑल इंडियंस। अब ये भी प्लूरल, दो से ज्यादा के बारे में बात कर रहे हैं। ऑल इंडियंस शुड रेस्पेक्ट एक दूसरे को, दोनों का मतलब क्या है? एक दूसरे को, रेस्पेक्ट वन एनदर। समझ आई बात? हाँ, तो बहुतों के लिए आप बात करेंगे, ज्यादा लोगों के लिए अगर बात करेंगे तो वन एनदर का यूज किया जाएगा, ठीक है। अगर आप दो व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए आपने क्या यूज करना है? ईच अदर ही यूज करेंगे। यू गॉट माई पॉइंट? क्लियर? चलिए, इसमें इतना ही, इसमें कुछ ज्यादा डिटेल समझने की बात नहीं। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है ईच अदर और वन अनदर, याद रखना है कैसे यूज करना है। दो के लिए बात करेंगे तो ईच अदर, दो से ज्यादा के लिए बात करेंगे वन अनदर, दैट्स इट, ठीक है, क्लियर। और म्यूचुअल एक्शन या रेसिप्रोकल रिलेशनशिप एक्सप्रेस करने के लिए यूज किए जाते हैं, इसीलिए इनको रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहते हैं। नोटेड? चलिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। डस्टर बदल दिया है, फाइन। लास्ट वाला सेंटेंस में रहने देता हूं, ठीक है, क्लियर।
हाँ फटाफट लिख लो इसको भी। इसके बाद नेक्स्ट है 10वां, द लास्ट प्रोनाउन, लास्ट वन, क्लियर। तो उसके बाद चलिए, इसके बाद 10वां प्रोनाउन है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, राइट। प्रोनाउन कहो या प्रोनाउंस कहो, प्लूरल में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। एक एक की बात करेंगे तो प्रोनाउन, एक से ज्यादा भी बात करेंगे तो प्रोनाउंस, ठीक है। सो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, सवाल पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए जिन वर्ड्स का यूज किया जाता है उन्हें इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। ये WH वर्ड्स होते हैं। कौन से वर्ड हैं ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस? हम पहले हु से स्टार्ट करते हैं, जैसे हु, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है whom और पोजेसिव फॉर्म क्या होता है? whose होता है। तो ये भी तो सवाल पूछने के लिए यूज किए जाते हैं, who, whom, whose, ओके। और which भी क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाता है, और what भी यूज किया जाता है। what तो बहुत कॉमन है। अब हमने यही वर्ड्स, इसमें से 1 2 3 4 यही 4 वर्ड्स हमने रिलेटिव प्रोनाउन में भी पढ़े थे कि नहीं? तो ये रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करते हैं, ये क्लॉजेस जोड़ने का भी काम करते हैं, हु, whom, whose, which। लेकिन ये सवाल पूछने के लिए उसमें व्हाट शामिल नहीं था, ठीक है, व्हाट नहीं था वहां पे, तो व्हाट यहाँ पे आ रहा है। तो क्वेश्चंस पूछने के लिए भी यही प्रोनाउंस यूज किए जाते हैं, ठीक है, समझ आई? वाई नहीं, वाई वो एडवर्ब्स कहलाते हैं, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स कैटेगरी में वो आएंगे। इंटरोगेटिव प्रोनाउन ये है बिकॉज दे आर यूज्ड टू रिप्लेस अ पर्सन, ये किसी शख्स की जगह इस्तेमाल किए जाएंगे। अब इसको समझना तो समझ आपको आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, ठीक है, नाउन के लिए अगर इस्तेमाल किया जाता है कोई वर्ड तो प्रोनाउन कहलाता है। तो यहां भी जो व्हाट है ना, नाउन के लिए ही यूज किया जाएगा, समझ आई बात? तो व्हाट इज योर नेम, जब मैंने ये सवाल आपसे पूछा तो इसका जवाब क्या आएगा? इसका जवाब ऑब्वियसली कोई नाउन ही आएगा ना, ठीक है। क्या आएगा? फॉर एग्जाम्पल, इफ माई नेम इज, ठीक है, मोहम्मद शिराज, ये मेरा नाम आ गया, तो ये नाम क्या है? ये नाउन है ना। तो नाउन, वर्ड किसके लिए यूज किया? नाउन के लिए इस्तेमाल किया, बदले में नाउन मिल रहा है, तो इसीलिए ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। आप पूछ रहे कि वाई क्यों नहीं? वाई जब लगाएंगे तो क्या बदले में जवाब में नाउन आएगा? वहां तो रीजन आएगा ना, कुछ और कंडीशन आएगी, सिचुएशन आएगी, तो वो इसलिए इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। बात समझ आई? तो इसलिए ये वाले जो वर्ड्स हैं इनके जवाब में हमेशा नाउन आएगा, बिकॉज ये वर्ड्स जो है नाउन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसीलिए प्रोनाउन कहलाते हैं। व्हाट इज योर नेम, सो व्हाट हियर इज रिप्लेसिंग अ नाउन। व्हाट यहां नाउन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो व्हाट की जगह आएगा नाम ही तो आएगा, जब नाम आएगा तभी प्रोनाउन कहलाएगा। सो व्हाट इज योर नेम, यहां देखो पहचानना क्या कि WH वर्ड के बाद क्या होना चाहिए? वर्ब होना चाहिए। WH वर्ड के बाद अगर वर्ब आ रहा है तो तभी ये प्रोनाउन माना जाएगा। अगर वर्ड के बाद में कुछ नाउन लगा देता हूं, नाउन जैसे व्हाट जॉब डू यू लाइक, व्हाट जॉब डू यू प्रिफर, ऐसे। अब बताओ, वर्ड तो वही है व्हाट, लेकिन क्या ये प्रोनाउन है? नहीं है, ठीक है। ये क्या बन गया? बिकॉज हियर मैं नाउन का इस्तेमाल कर रहा हूं इसके बाद, व्हाट जॉब डू यू प्रेफर, तो यहां व्हाट का क्या काम कर रहा है? इंटरोगेटिव बेशक है, लेकिन ये एडजेक्टिव बन जाएगा। इंटरोगेटिव प्रोनाउन सिर्फ ये वाला है, व्हाट इज योर नाउन, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, ठीक है। या हु इज योर टीचर, हु इज योर टीचर, आपका उस्ताद कौन है, इसको भी हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन कह सकते हैं। देखो हु के बाद क्या आ रहा है? वर्ब आ रहा है, तो इसलिए अगर WH वर्ड के बाद नाउन नहीं आना चाहिए, WH वर्ड के बाद क्या आना चाहिए? वर्ब आना चाहिए, तभी वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। अगर आप WH वर्ड के बाद, ये सारे WH वर्ड्स ही हैं, अगर इनके बाद आप नाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। क्या होगा फिर? वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे हु इज योर टीचर, हु के बाद क्या आ रहा है? वर्ब आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब है बेशक, तो वर्ब ही तो है, ठीक है, राइट, ओके। विच इज योर कार,
विच इज योर कार, चीज के लिए यूज कर रहे हैं तो WH वर्ड के बाद भी वह भी आ रहा है। ठीक है, अब क्या बचा? हाँ, हुज इज दिस हाउस, कि ये घर किसका है। हुज इज दिस हाउस, किसका घर है ये। हाँ, ठीक है, तो हुज के बाद भी क्या यूज कर रहे हैं? तो वर्ब। तो ध्यान रखना है कि WH वर्ड के बाद चाहे हु, हुम, हुज हो या व्हाट हो, विच व्हाट हो, उनके बाद हमेशा वर्ब का ही आपने यूज करना है, वो चाहे वो हेल्पिंग वर्ब ही क्यों ना हो, तो हेल्पिंग वर्ब ही ऑब्वियसली आएगी। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब में क्या आता है? जैसे इंडेफिनिट टेंस में डू डज, कंटिन्यूअस टेंस में इज, एम, आर, ओके, परफेक्ट टेंस में हैज, हैव, और ठीक है हैज, हैव, बीन भी आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट में डिड का इस्तेमाल किया जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज, वर, पास्ट परफेक्ट में हैड, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन। क्लियर? फ्यूचर में विल और शैल हेल्पिंग वर्ब्स यूज किए जाते हैं, तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। तो इस तरीके से आप पहचानेंगे कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। जब आप इस तरीके से यूज करेंगे, WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, तब ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। अगर WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब यानी वर्ब नहीं आ रहा है तो वो क्या कहलाता है? वो बन जाता है एडजेक्टिव। क्या बन जाता है? वो एक अलग टॉपिक है, जब हम उस एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो उसमें भी डिफरेंट 8-10 काइंड्स आएंगी। जैसे इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, इसी तरीके से इंटरोगेटिव एडजेक्टिव वर्ड यही होंगे, लेकिन इनका सिर्फ स्ट्रक्चर बदल जाएगा, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स बदलेगा, बाकी सेम ही रहता है। क्लियर? तो ये 10 तरह के प्रोनाउंस आपने अच्छे से समझने हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। बात समझ आई? इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। हाँ, विच का, ठीक है। विच आर योर फेवरेट, विच आर योर फेवरेट कलर्स, कि आपके फेवरेट कलर्स क्या हैं। ठीक है, विच आर, तो कोशिश करना है कि इसके बाद वर्ब ही यूज करना है, विच आर योर फेवरेट कलर्स, राइट। तो इस तरीके से और भी क्वेश्चंस आप बना सकते हैं, लेकिन आगे हेल्पिंग वर्ब ही यूज करना है। अगर आपने इस तरीके से लिख दिया, जैसे विच कलर, हाँ, विच कलर अगर लिख लिया तो ये नाउन आ गया ना विच के बाद, तो ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। हालांकि दोनों तरीके से हम क्वेश्चंस यूज करते हैं, पूछते हैं। ठीक है, विच कलर इज योर फेवरेट, राइट। अब देखो, बात एक ही है बट तरीके दो है। बात है कि विच कलर इज योर फेवरेट या विच आर योर फेवरेट कलर्स, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। सिंगुलर के लिए अगर यूज करना है तो विच इज योर फेवरेट कलर। क्लियर? यहां इज का भी इस्तेमाल किया जाएगा, तो कलर्स के बजाय वहां पर फिर कलर हो जाएगा। विच इज योर फेवरेट कलर, कि तुम्हारा पसंदीदा रंग कौन सा है। तो इस तरीके से यूज करोगे तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन, अगर इस तरीके से यूज करोगे तो ये क्या हो गया? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। क्लियर? तो इसी तरीके से आपने ये सारे वर्ड्स यूज करने हैं, बट यू हैव टू ट्राई टू मेक योर ओन सेंटेंसेस ऑन ऑल दीज वर्ड्स। सोचना है और लिखने की कोशिश करनी है, बिकॉज जब आप कोशिश करोगे तभी सीखोगे। क्लियर? तो वो आपने खुद कोशिशें करनी है। यू ट्राई टू राइट सेंटेंसेस एज मेनी एज पॉसिबल, जितना हो सके उतने सेंटेंसेस आपने लिखने हैं। क्लियर?